दूसरे देशों को अगर आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो तो यह भी एक कारगर स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं जिसके काफी सारे पार्ट सीक्रेटिव रहते हैं। तो ऐसे में जो भी कंटेंडर होगा वो काफी कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करेगा कि शायद ये होने वाला है। तो भाई अगर वो कर भी ना रहे हो और दूसरा समझ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है तो एक एक तरीके से ये तो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली बात हुई। जरा नॉर्थ कोरिया को देखिए, यहां पर एक छोटा सा नॉर्थ कोरिया, लेकिन ये कहा जाता है कि इस रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए यह देश एक खतरा बन सकता है। आप कहेंगे क्या है, कैसे हो सकता है? देखिए, हथियार बनाना टेस्ट ये बार बार करते रहते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि दे आर नॉट एडहरिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी कि भाई डर तो उससे होता है ना जिसका पता नहीं कि नेक्स्ट वो क्या कर दे, तो इसी वजह से खतरा। अब यहां पर है नॉर्थ कोरिया, ये है कोरियन, आप ये कोरियन पेनिनसुला देख रहे हैं। जरा इसके इतिहास में चलते हैं तो देखिए, एक समय पर मींस में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने से पहले की बात करूं तो जापानीज एम्पायर ने इसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि जापान हार गया था तो ऐसे में जो कम्युनिस्ट यहां पर यूएसएसआर था उसने यहां से अपने आप की बढ़त बनाई और इधर से यूएस को लगा कि यार हम भी यहां पर होने चाहिए, यानी कि इन्फ्लुएंस हमारा होना चाहिए। तो उन्होंने साउथवर्ड यहां से अपना सपोर्ट दिया। तो ऐसे में ये वाला जो पार्ट है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और ये वाला पार्ट ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहां पर जो डिवाइड है इसमें कोई सॉल्यूशन हो नहीं पाया। 38th पैरेलल एक लाइन बन गई, ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया, और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन। लेकिन डिवाइड क्या था? आइडियोलॉजिकल। और ये अब तक इशू सुधरा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरुआत हुआ तो उस साल में नॉर्थ कोरिया के इतिहास में अभी तक के सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट हुए। यानी कि मान लीजिए कि दुनिया बिजी है रशिया यूक्रेन में, यूएस भी बिजी है रशिया यूक्रेन में, तो क्यों ना अपने टेस्ट आगे बढ़ाए जाए। तो आप सोचेंगे इस टेस्ट से होता क्या है, मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट से होता क्या है? इससे जो आपकी थ्रेट कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आप जब फ्यूचर में नेगोशिएट करने के लिए यूएस के साथ बैठेंगे तो आप ज्यादा लेवरेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है और अभी भी अपनी टोटल जो भी उसकी इकोनॉमी है, रेवेन्यू है, उसका 1/4 भाग वो मिलिट्री पर खर्च करता है। हालांकि मैंने यहां पर इसको अप्रॉक्स लगाया है। अप्रॉक्स का साइन रीजन ये है कि ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट कहती है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी की असलियत क्या है इसको भाई वो क्लियरली बताएंगे तो है नहीं। वो थोड़ा ना कहेंगे कि वन ऑफ द पुअरेस्ट, वो तो दिखाते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। वेस्टर्न मीडिया के ऐसी कुछ आर्टिकल्स में लिखा रहता है वर्ड किम डायनेस्टी। हालांकि मैं बता दूं, वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया हैं, यानी कि DPRK है, वहां पर वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, उसका राज चलता है। उसी के लीडर हैं किम जोंग उन, जो अभी वहां पर लीडर हैं। अभी उनकी फैमिली की कहानी भी आने वाली है। यहां पर सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट फायर किया और न्यूक्लियर, मतलब एक तरीके से, एक तो होता है कि ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, एक ये होता है कि हमारे पास अब ऐसी भी मिसाइल्स मौजूद हैं कि सीधा पहुंच जाएंगी यूएस के किसी भी शहर में। तो ये यूएस के लिए खतरे वाली बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सैंक्शंस यूएस ने लगवाए, लेकिन वो सैंक्शंस जो हैं कुछ काम कर नहीं रहे। क्यों काम नहीं कर रहे? इसी से तो हमारा टॉपिक लिंक होता है कि वाई नॉर्थ कोरिया इज अनस्टॉपेबल। अभी हम उसमें आने वाले हैं। लेकिन चाहता क्या है यूएस? चाहता है डीन्यूक्लियराइजेशन। मतलब क्या है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप खतरा हैं साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए और खुद हमारे लिए। तो यानी कि जापान, साउथ कोरिया दोनों यूएस के अलाए हैं, दोनों के लिए खतरा है। तो क्या यहां पर किम जोंग उन मान जाएंगे कि ठीक है आपने हमें डरा दिया सैंक्शन से, चलो हम अब नहीं रखेंगे न्यूक्लियर वेपन? नहीं भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोरिया में चलते हैं। नाउ जुशे मतलब क्या हुआ? देखिए, नाम में लिखा सेल्फ रिलायंस, लेकिन सेल्फ रिलायंस इन व्हाट वे? तो जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे वो किम जोंग उनके दादा, यानी कि अभी है किम जोंग उन, उनके दादा। उन्होंने कहा कि देखो, मिलिट्रिली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक हम प्रॉस्पर नहीं कर सकते। आप कहेंगे बात तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फिलॉसफी है ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी से कनेक्ट करती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ अलग भी है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रवाद की बात करती है, जबकि लेनिन जो है या जो मार्क्स थे भाई वो तो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाना चाहते थे। लेकिन इनका कहना भाई हमें अपनी सोचनी है, नॉर्थ कोरिया की सोचनी है। सोंगुन, इसका कहना है मिलिट्री फर्स्ट। अब खुद ही सोचिए, अगर इनकी पॉलिटिक्स में मिलिट्री फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, अब आप किन से कहेंगे कि जरा ये वेपन हटा दो, ये मिसाइल मत करो, तो कैसे मान जाएंगे? है कि नहीं?
तो ये सेंट्रल रोल प्ले करती है मिलिट्री इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में। आप उनकी कैपिटल में जाएंगे, कभी जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया में, लोग घूमने जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पर आपको एक टावर मिलेगा। इस टावर पे जो आप सिंबल देख रहे हैं, जैसे जूशे सिंबल, यानी कि ये इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सिंबल है। क्या कहता है? सेल्फ रिलायंस। तो आप कहेंगे सर हमें तो ये आत्मनिर्भर वाली बात लग रही है। बिल्कुल आप सही समझे, आत्मनिर्भर वाला ही पॉइंट है कुल मिलाकर, कनेक्शन अगर आप देखें। लेकिन जो वो है, जो स्ट्रेटजी है आत्मनिर्भर बनने की, वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नहीं है ना, है ना। तो नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है उसको डर है कि साउथ कोरिया और यूएस हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? कारण यह है क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं ना, और यहां पर साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट है, यूएस कैपिटलिस्ट है, तो इनको लगता है कि भाई ये तो खतरा है। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया कहता है, किम जोंग उन कहते हैं कि देखो ये दोनों मेरे जान के हैं दुश्मन, तो ऐसे मेरे पास रास्ता क्या था? हथियार, यही मेरे पास रास्ता था। तो मुझे तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। यहां पर एक एक्चुअली जो यूक्रेन का इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया के लीडर को अपनी जनता को यह कम्युनिकेट करना आसान हो गया कि देखो मैं जो न्यूक्लियर वेपन पर खर्चा करता हूं, बोलो सही है कि नहीं? लोग कहते हैं सही है। तो बताओ मजबूती आएगी कि नहीं आएगी? यूक्रेन वाला हश्र हमारा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप कहोगे यार ज्यादा नहीं बोल दिया? अगर यूक्रेन के साथ ऐसा हो सकता है, नॉर्थ कोरिया तो उससे भी छोटा है, तो यहां तो कोई भी मतलब यूएस अगर ठान ले तो नेस्तनाबूद कर देगा, है कि नहीं? आप ऐसा सोचोगे? तो इसका प्लान लेकर बैठे हैं किम जोंग उन। जरा देखिएगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इनकी, टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स 6 टाइम्स, ऐसा आंकड़ा है। यानी कि कई लोग ऐसे भी कहते हैं इससे ज्यादा भी शायद उन्होंने टेस्ट किए हों। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए, यानी कि इनके पास कैपेबिलिटी है दूर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल्स की। यूएस, जापान, साउथ कोरिया तीनों को खतरा मानते हैं और तीनों तक इनकी मिसाइल्स आसानी से पहुंच सकती हैं। ये 2021 में एक डेटा आया था रैंड कॉर्पोरेशन का, उनका कहना है करीब 200 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का इनका टारगेट है बाई 2027। किम जोंग उनका, ये किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल, 2 टेस्ट तो इन्हीं के समय में हो गए थे, 2006 में और 2009 में। और उसके बाद ये 4 टेस्ट हुए हैं जो प्रेजेंट लीडर हैं किम जोंग उन। फरवरी ये आप देख ही रहे हैं ना, 160 मिसाइल टेस्ट हुए इनके। अब ये आप देख रहे हैं, ये है किम इल संग, ये है एक तरीके से फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी कि किम जोंग उनके दादा, और ये है किम जोंग उनके फादर, और ये तो है ही किम जोंग उन। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा टेस्ट कहां पर दिख रहे हैं आपको? यहां दिख रहे हैं। 160 टेस्ट जो है खाली किम जोंग उन ने कराए हैं। तो इससे में पता लग रहा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है, जो नॉर्थ कोरिया की बूस्ट हुई है, वो प्रेजेंट जनरेशन के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उसमें सबसे ज्यादा हुई है। राइट। अब जरा एक नजराना दिखाना चाह रहे हैं वो आपको। क्या? फर्स्ट एक्सप्लोजन जो 2006 में हुआ था, तो उसमें करीब 2 किलोटन टीएनटी का इस्तेमाल हुआ था। 2009 वाले टेस्ट में 8 किलोटन, 2013 और 16 में फिर 17 किलोटन, और फिर 35 किलोटन। कई लोग सोचोगे सर क्या किलोटन, हमें क्या ही मतलब, क्या ही फर्क पड़ रहा है किलोटन से, हमें यही नहीं रिलेट होता, किलोटन से होगा क्या? अब रिलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, हिरोशिमा, नाम तो सुना है आपने, राइट? वर्ल्ड वॉर 2 हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक, कितना यूज हुआ था वहां पर? करीब 15 किलोटन। उसके बाद नागासाकी, 20 से ज्यादा किलोटन हुआ था, कहा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है 22, कुछ लोग रिपोर्ट्स कहती है 25। अगर 25 किलोटन भी यूज हो गया हिरोशिमा, जो और ज्यादा मतलब जो नागासाकी जो और ज्यादा घातक था, तो 35 किलोटन का टेस्ट तो एक ये अकेले कर चुके हैं। तो यानी कि ये दिखा चुके हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्ट्राइक है। यानी कि अगर ये चाहें कि यूएस के एक बड़े शहर को तबाह करना है, तो उसकी क्षमता ये रखते हैं। अब ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एक रिसर्च थिंक टैंक है, तो उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हमें ये रिपोर्ट की जो इमेजेस हैं ये यूएस इंटेलिजेंस से मिली हैं, और इनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है पुंगेरी, तो वहां पर अभी भी कुछ गतिविधियां देखी गई हैं। तो हो सकता है कि नया न्यूक्लियर टेस्ट शायद इससे बड़ा कर रहे हों। अब नॉर्थ कोरिया की मिसाइल कैपेबिलिटी देख लीजिए। सबसे पहले तो जिस भी तरह की मिसाइल हो सकती है, किम जोंग उन ने सब टेस्ट की हुई हैं, यानी कि शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है यूएस के लिए, वो ये मिसाइल है। यहां पर आप दिखा देता हूं आपको, ये रहा हॉन्गसोंग 14, हॉन्गसोंग 15, और हॉन्गसोंग ये जो 17 है ये उन्होंने बना ली है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसका टेस्ट नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा टेंशन जो है 14 और इससे है 15 से। आप कहेंगे ऐसा क्यों?
ऐसा इस वजह से कि होंगसोंग 14 की जो मारक क्षमता है, जो दूरी है, वो 10,000 किलोमीटर है। 10,000 किलोमीटर मतलब कि यहां से चलेगी तो भाई साहब यूएस का इतना पार्ट कवर हो गया। उसके बाद जो 13,000 प्लस किलोमीटर है, ये है होंगसोंग 15। तो 13,000 मतलब कि पूरा का पूरा यूएस कवर हो गया। तो यूएस के किसी भी शहर में ये अटैक कर सकती है होंगसोंग 15, राइट। और होंगसोंग 15 का जब टेस्ट किया किम जोंग उन ने, तो इसको पहुंचा दिया जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी हाइट से भी ऊपर, 4,475 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर इन्होंने स्पेस में छोड़ दी मिसाइल। खैर वो आकर गिरी वापस जापान के एक आइलैंड के बराबर में। जापान को लगा ये क्या चल रहा है, फिर देखा नॉर्थ कोरिया के रूलर ने कहा ये हमने कर दिया है, राइट। तो 13, अब इनका कहना है कि अगर ये हाइट में इतनी चली गई तो रिपोर्ट के हिसाब से अगर ये फ्लैट में जाएगी तो 13,000 किलोमीटर के आसपास ये ट्रजेक्ट्री कवर कर लेगी, यानी कि यूएस मेनलैंड का हर एक हिस्सा कवर हो जाएगा। देखिए यहां पर है नॉर्थ कोरिया, तो यहां से मतलब कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ये है, आप देख रहे हैं ये है यूएस, ये है कनाडा, ये है मैक्सिको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूएस देखिए इस वाली लाइन तक यहां कवर हो जाएगा इस मिसाइल से। अब आप सोचेंगे क्या सर वाकई ऐसा करेंगे किम जोंग उन? देखिए मिसाइल जो बनाई जाती हैं वो जरूरी नहीं है कि यूज करने के लिए बनाई जाए, कि ये सोचकर बनाई जाए कि कब हमें यूज करनी है। ये इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि दूसरे को बता दो कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी तो हम तो देखो अंतर्राष्ट्रीय रूल से चलते नहीं है, ठीक है ना। आप चलते होगे, आपको कुछ लोगों को शायद जवाब देने पड़े, हमें जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। हम पे क्या करोगे? तुमने ऑलरेडी हमारे टोटल एक्सपोर्ट का जो 90% भाग है उस पर सैंक्शन लगाया हुआ है, राइट। तो वाली बात है हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो वाली बात है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को ये पता है अगर एक स्ट्राइक यूएस पर करी, ठीक है, वो कोई बड़ा शहर उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो जो काउंटर में यूएस की तरफ से स्ट्राइक आएगी उसमें एनिलेट कर दिया जाएगा नॉर्थ कोरिया को, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि अल्टीमेट डिफीट तो नॉर्थ कोरिया की होनी है। तो ये बात नॉर्थ कोरिया को पता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को ये भी बात पता है ना कि क्यों यूएस रिस्क लेगा हमारे साथ मिलिट्रीली एंगेज करने पर, जब उसको पता है उसका एक बड़ा हिस्सा हम तबाह कर देंगे, राइट। इसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी ना होती कि भाई तुम कितने मार पाओगे 20 लाख, हम कितने मार पाएंगे 30 लाख, ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेशन होती है कि नहीं। तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की है ना, भाई इतने भी क्यों मारे गए, तुमने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्या कर रही थी तुम्हारी अदर स्ट्रेटजीज। तो ऐसे में रीसेंट रिपोर्ट्स हैं कि किम जोंग उनका फोकस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बड़ी तबाही, पूरा पूरा शहर निपटा दिया आपने। लेकिन जो टैक्टिकल होता है कि अगर यूएस की फोर्सेस जैसे साउथ कोरिया में है, और साउथ कोरिया भाई बॉर्डर कनेक्टेड है नॉर्थ कोरिया का, तो अगर यूएस की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ, तो नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करके उन फोर्सेस को तबाह कर सकता है। उसको हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। तो शायद ये वो आगे बढ़ ही ना पाए, इसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात हुई, सोचा कि भाई अब तो इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन फाइनली ये भी अनसक्सेसफुल थी। उसके बाद जब अनसक्सेसफुल थी, किम जोंग उन ने कहा कि ठीक है अब तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो, लो अब मैं सबमरीन टेस्ट कर रहा हूं। तो सबमरीन बेस्ड अदर मिसाइल टेस्ट फिर उन्होंने लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि देखो आपका जो गुआम आइलैंड है ना, वो तो डायरेक्ट हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में है, जो हमने अभी रिसेंट टेस्ट किया है। तो दिस इज एक्चुअली किम जोंग उन स्ट्रेटजी की मिलिट्री फर्स्ट पॉलिटिक्स है हमारी, सेल्फ रिलायंट है हम। अब लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर सेल्फ रिलायंट, क्या सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इन्होंने सपोर्ट नहीं लिया कहीं से? अरे सपोर्ट लिया है। तो यानी कि सवाल उठता है कि भाई कौन देश हैं जो इनको सपोर्ट करते आए हैं? तो पहला नाम आता है यूएसएसआर का, अब तो रशिया है, पुतिन साहब है। पुतिन से पहले जो स्टालिन थे, स्टालिन का हाथ था नॉर्थ कोरिया पर, उनके फाउंडर पर। एक टेंशन ही मतलब यूएस को क्या मतलब, यूएस चाह रहे हैं पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कैपिटलिस्ट पॉलिसीज वाला देश बना देगा, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो स्टालिन और किम इल संग के बीच में अच्छे रिलेशंस थे, तो वहां पर मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब मिलता रहा। फिर स्टालिन के बाद जब कुछ समय बाद निकिता क्रुश्चेव आए, उसके बाद से दोनों के बीच में संबंध बेहतर नहीं हुए, क्योंकि जो निकिता क्रुश्चेव थे वो खुद यूएसएसआर की पॉलिटिक्स में वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे पॉलिटिक्स का कि वो स्टालिन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्टालिन के टाइम में कुछ पॉलिसीज जो थी वो खतरनाक साबित हुई थी खुद उनकी जनता के लिए। अब भाई नॉर्थ कोरिया वाले ठहरे फैन स्टालिन के, उन्हें लगा यार ये कौन लीडर आ गया, ये स्टालिन की एक्चुअली क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच में रिलेशन जब वहां अच्छे नहीं थे, तो ऐसे में झुकाव जो है हुआ चाइना की तरफ। तो चाइना नेक्स्ट बिगेस्ट सपोर्ट बना, और आज तक का बिगेस्ट सपोर्ट जो है वो चाइना बना हुआ है। हालांकि रशिया ने भी जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें सपोर्ट किया है। रशिया ने कहा देखो हम ना आपके यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी सपोर्ट करना चाहते हैं।
नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और बड़ा अच्छा किस्सा मौजूद है कि जब यूएसए ने ये हिरोशिमा नागासाकी कर दिया था, तो अब यूएसए को लगा यार वर्ल्ड पावर बनना है और यानी कि इमेज हमारी अच्छी रहनी चाहिए, तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम। उसके तहत इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम जो है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शांति समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इससे मेडिकल फैसिलिटीज़ में इसका यूज़ करना चाहते हैं या फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो आप सोचोगे यार इतना मतलब एहसान कैसे करेगा यूएस, बिना फायदे को तो कुछ नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। यूएस ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एनपीटी साइन करना है। अब ये एनपीटी क्या है? उन्होंने कहा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर चीज़ें होती हैं ना गलत चीज़ें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना गलत चीज़ें हैं। इट्स लाइक कि डैडी डज दी बैड वर्क्स बट सन शुड नॉट डू दैट, मतलब ऐसा कि भाई ये गंदे काम है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना आपको, आप इस पे साइन करो। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने का मतलब है कि अब आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। रही बात न्यूक्लियर की एनर्जी बनाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली, उसमें हम फिर आपकी मदद करेंगे, आपको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे। सिविल न्यूक्लियर यानी कि नागरिक उपयोग के लिए हेल्प मिलेगा। तो नॉर्थ कोरिया ने भी साइन कर दिया, क्योंकि उधर से यूएसएसआर भी सिग्नेटरी बन रहा था। तो यूएसएसआर, आप कहेंगे यूएसएसआर क्यों सिग्नेटरी बन रहा था? क्योंकि एनपीटी कह रही थी जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं वो तो रहेंगी, यानी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बस उन्होंने कहा हम ग्रेजुअली कुछ रिड्यूस करेंगे, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे। और जो बाकी हैं जिन्होंने अभी नहीं बनाया, आप इस तरफ मत देखो, ये गंदी चीजें हैं। तो एक तरीके से ये एक्चुअली वर्ल्ड को डिवाइड कर रही थी। जो एनपीटी ट्रीटी है, एक तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इसको भारत ने कहा था न्यूक्लियर अपार्थाइड, जैसे कि रंग भेद होता है ना, तो वैसी भेद है। तो नॉर्थ कोरिया साइन किया। अब उसके बाद कुछ जो देश हैं जैसे कि यूएसएसआर था, उन्होंने कहा देखो यार ये तो साइन करा हुआ है, चलो हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर नॉर्थ कोरिया ने देखा यार एनपीटी में एक और क्लॉज भी है। वो क्लॉज कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो आप इस एनपीटी की ट्रीटी से बाहर भी आ सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा यही तो चाहता हूं मैं, और फिर वो नॉर्थ कोरिया उससे बाहर आ गया। तो कहने का मतलब है एनपीटी का पार्ट बना, बेटर जो न्यूक्लियर सपोर्ट भी लेने लगा 50-60s में, और उसके बाद 50-60s में ऑलरेडी सपोर्ट चल ही रहा था उसके पास, और उसके बाद फिर वो बाहर आ गया। अब वो कहता है देखो हम तो देखो हाथ हमारे बंधे नहीं हुए। चाइना से मैसिव सपोर्ट मिला। चाइना को अपनी इकोनॉमी को स्पेशली 1979 ऑनवर्ड्स अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना था, उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए थे। नॉर्थ कोरिया के रिसोर्सेज एक्सपोर्ट होने लगे चाइना में, चाइना ने पैसा दिया नॉर्थ कोरिया को। उसके बाद आता है बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने ईरान इराक वॉर जब चल रहा था तो ईरान में बैलिस्टिक प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाना था, और साथ साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर दो देशों से साइंटिस्ट मौजूद थे, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया। तो एक तो वहां पर ट्रेनिंग मिल रही थी, दूसरा खुद यहां पर एक बहुत ही इनफेमस बदनाम साइंटिस्ट हुए हैं पाकिस्तान के, अब्दुल कादिर खान। इन पर आरोप है कि ये जर्मनी की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे कंपनी में, और वहां से ड्राइंग्स चुरा कर ले आए थे न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज की। फिर वो ड्राइंग्स इन्होंने ब्लैक मार्केट के थ्रू बेची थी। तो ऐसे में जो फायदा जिसको मिला था उसमें नॉर्थ कोरिया भी था। अब अटेम्प्ट्स क्या हुए हैं नॉर्थ कोरिया को स्टॉप करने के? आप बताइए क्या अटेम्प्ट्स होंगे? आप सभी कहेंगे कि सर एक ही चीज तो आती है दुनिया को, वो क्या है? सैंक्शंस, और वो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो सेम नॉर्थ कोरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। उसमें प्राइम ड्राइवर कौन था? यूएस था, क्योंकि यूएस को ही सबसे बड़ा खतरा लग रहा था। इकोनॉमिक सैंक्शंस का आलम यह है कि 90% नॉर्थ कोरियन एक्सपोर्ट जो है उन पे सैंक्शंस हैं। इवन नॉर्थ कोरिया, अब आप सोचोगे सर मतलब नॉर्थ कोरिया के पोर्ट से कुछ सामान निकलता ही नहीं है बाहर? नहीं निकलता है, जाता है, कुछ देशों में एक्सपोर्ट होता है, प्राइमरली जैसे चाइना में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहां पर इंटरनेशनल सैंक्शंस का स्तर यह है कि यहां पर यूएस की फोर्सेस और अदर फोर्सेस इंटरनेशनल वाटर्स में चेक लगा सकती हैं कि जरा अपनी कार्गो को चेक कराओ, हमें शक है कि इसमें डुअल यूज का कोई सामान होगा या खतरे वाला कोई सामान होगा। तो यहां पर नॉर्थ कोरिया स्मार्ट प्ले क्या करता है, जब उसके अब जो उसका एक्सपोर्ट होता है तो कई बार उसके एक्सपोर्ट पर वो फॉरेन कंट्री का एक्चुअली टैग लगा देता है। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि यार तुम फॉरेन नेशन का फ्लैग लगाकर इन सैंक्शन से बचने की कोशिश करते हो। तो नॉर्थ कोरिया का काम चल रहा है तो चलते आ रहे हैं। सैंक्शंस लगे कि भाई नॉर्थ कोरिया का कोई बैंक की कोई ब्रांच दूसरे देश में नहीं खुलेगी। तो कहने का मतलब है इनके व्यापारियों में बाहर के व्यापार से रिलेशन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको टफ करने की कोशिश की गई है। नॉर्थ कोरिया की लेबर को हायर नहीं किया जाएगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, यहां से इन्वेस्टमेंट लिया नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया के बेस बिजनेसमैन जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं?
तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, कई बार वो क्या करते हैं कि फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार नेशनैलिटी दूसरी ले लेते हैं, भाई पैसा है तो दूसरी नेशनैलिटी ले ली, और फिर लेकिन काम करते हैं नॉर्थ कोरियन रजीम के लिए। अब जब दूसरी नेशनैलिटी ले ली तो अगर पैसा वो दूसरे रूट से ला भी रहे हैं तो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और प्रॉफिट पहुंचा भी रहे हैं, तो ऐसा करते हैं। इंप्लीमेंटेशन और रेस्ट्रिक्शन में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खुद डिवाइडेड है। यूएस कहता है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, यहां पर चाइना और रशिया कहते हैं क्या क्या बोला, अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया? क्यों हो भाई अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया? आप पर कुछ किया है क्या? अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, खेलने दो। कहने का मतलब यह है कि दे टेक स्टैंड टुवर्ड्स किम जोंग उन समटाइम्स नाउ। तो इससे जो अंडरस्टैंडिंग और सैंक्शंस वो खुद स्केप्टिकल हो जाती है। तो यानी कि रशिया इज नॉट गोइंग टू एडर कंप्लीटली टू दीज सैंक्शंस, तो यानी कि रशिया के साथ भी सपोर्ट बना रहेगा, राइट। इकोनॉमिक प्रेशर बना रहेगा, और एक ये भी रहेगा कि अगर यहां पर रेजिम कोलैप्स हो गया, ये डर दिखाया जाता है, मतलब किम जोंग उन की सरकार चली गई तो अनस्टेबिलिटी हो गई नॉर्थ कोरिया में, फिर कौन संभालेगा? इतना बड़ा स्टॉक पाइल है, अगर अदर ग्रुप्स के पास चला गया, अभी तो चलो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ रिश्ते भी हैं कई देशों के, चाइना, रशिया, अदर नेशंस, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे करीब 39 देश ऐसे हैं जिसके साथ नॉर्थ कोरिया के रिश्ते अच्छे हैं, राइट, 39 देश ऐसे हैं, तो अब वो कहेंगे कि चलो अभी तो हम डिप्लोमेसी से उसको साथ में चेक रखते हैं। इनकी रेजिम चली गई, नेक्स्ट क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आप सद्दाम हुसैन की तरह इनको हटाने चले थे और इराक बना दिया उसको, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। मोहम्मद गद्दाफी को हटाने चले थे कि भाई डिक्टेटर है, देखिए लीबिया के क्या हालात हैं। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, इस वजह से रशिया और चाइना स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट यूएस कि भाई नॉर्थ कोरिया के साथ पंगा मत लो तुम। कुल मिलाकर बात यह है। और रीजंस हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, बैंकिंग, कस्टम सर्विसेज में लूप होल्स हैं जिसका फायदा नॉर्थ कोरिया को मिलता रहा है। ये पासपोर्ट वाला पॉइंट तो मैंने बताया आपको, ठीक है, दूसरे पासपोर्ट बना के काम चलता रहता है फेक आइडेंटिटीज से, और कई बार नॉर्थ कोरिया फॉरेन फ्लैग्स का इस्तेमाल कर लेता है प्रोहिबिटेड गुड्स को इधर उधर पहुंचाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरियन मिनरल्स जो हैं उनको वो लगातार सेल करते रहते हैं, चाइना को, रशिया को, मलेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया। मैंने ऑलरेडी बताया भाई 39 देश तो खड़े ही हैं, तो कहने का मतलब है खत्म थोड़ा ना हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, व्यापार थोड़ा ना बंद हो गया है कि नहीं। प्लस यहाँ पर जो चाइना का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पर करीब 20 लाख कोरियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वो हैं चाइनीज सिटीजन लेकिन कोरियन एथनिसिटी। जाहिर सी बात है चाइना और नॉर्थ कोरिया के इस भाग में रिलेशंस, एक्सचेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं, यानी कि आगे क्या होना चाहिए? तो साउथ कोरिया की जो प्रेजेंट सरकार है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलाइंड है, यानी कि रिश्ते बेहतर हैं। तो रिश्ते बेहतर हैं तो फ्यूचर में उनकी स्ट्रेटजी 3 प्रॉन्ग्ड हो सकती है। पहला कि भाई दोबारा किम जोंग उन साहब को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाओ, जैसे कि ट्रंप के समय में कोशिश की गई थी। दूसरा, साउथ कोरिया के डिफेंस को स्ट्रांग करो, नहीं तो साउथ कोरिया कहीं यूक्रेन जैसे हालात ना हो जाए वहां पर। तीसरा, ये एंगल है कि खुद नॉर्थ कोरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर होते हैं तो वहां पर सपोर्ट बना रहे, और सपोर्ट में यह कंडीशन ना हो कि भाई पहले अपने हथियार कम करो, पहले अपने मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को आप कम करो, ऐसे ना हो। मतलब डी न्यूक्लियराइजेशन शुड नॉट बी कंडीशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, जिससे कि एक विश्वास तो जगे नॉर्थ कोरियन जनता में कि हाँ भाई ये जो इंस्टीट्यूशंस है अगर ये कहते हैं मानवता के लिए, वाकई मानवता के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल यूएस की स्ट्रेटजी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में वेरीफाइबल न्यूक्लियर डी न्यूक्लियराइजेशन हो पाए कि भाई नॉर्थ कोरिया भी कहे कि देखो हमने इतना कम कर दिया अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल तो हमें इतने बेनिफिट मिल गए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सैंक्शंस हटेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा, है कि नहीं। इंटरिम स्टेप्स लिए जाए, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो यहाँ पर, राइट। साउथ कोरिया और यूएसए दोनों को मिलकर साउथ कोरिया के लिए एक अच्छी काउंटर मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वन सर्वे अगर नॉर्थ कोरिया केवल डिक्लेयर करता है कि भाई वी आर गोइंग ऑन वॉर विद साउथ कोरिया, तो जब तक साउथ कोरिया अपनी न्यूक्लियर अपनी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं उसको फ्रंट पे रखेगा, तो उससे पहले नॉर्थ कोरिया की जो कैपेबिलिटी है वो एसिमेट्रिक है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ज्यादा अच्छी डिफेंस कैपेबिलिटी है इन कंपैरिजन टू साउथ कोरिया। तो ऐसे में उस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भाई यूएस से हेल्प करे, है कि नहीं। जब भाई बनवाया आपने है साउथ कोरिया, आपकी बैकिंग से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू हेल्प, राइट। और साथ में नॉर्थ कोरिया के ह्यूमैनिटेरियन वाला एंगल आपको मैंने बता दिया, ह्यूमन राइट्स पर काम चलता रहे लेकिन रेजिम की स्टेबिलिटी बनाना भी प्रायोरिटी हो। Now, this question is, regime in North Korea is considered as challenge to regions and global peace. Examine the reasons, अभी सारे reasons ही तो डिस्कस किए हमने, और क्या एक्शंस लिए गए हैं अभी तक इस रिगार्ड में। तो मुझे लगता है कि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि why North Korea is unstoppable because of the benefits which North Korea is already having
बाय सर्टेन लूप होल्स और इंटरनेशनल बैकिंग्स। यहां पर इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। आप जानते हैं त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एट studyIQ.com। आप बस डायरेक्ट studyIQ.com पर जाते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं और आपकी तैयारी उस वे में स्टार्ट हो जाएगी जिस वे में होनी चाहिए। मींस सिस्टमैटिक, डेली रूटीन, क्वालिटी कंटेंट, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो आई विश यू ग्रेट सक्सेस। फिर मिलते हैं। जय हिंद।